हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 7 जुलाई 2022। आज का डे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज है फेमस पर्सनालिटी एम एस धोनी का बर्थडे। एंड हमारे लिए तो ये एक तरह का वर्ल्ड एम एस धोनी डे हो गया। एंड माना कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब वो नहीं खेलते हैं, बट एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब उनके जो फैंस हैं वो उनको सेलिब्रेट ना करें या उनके अचीवमेंट्स को याद नहीं करें, बिकॉज he have given so much to Indian cricket, he have given so much to cricket overall. And ये हमेशा कहते हैं कि face the failure until the failure fails to face you. तो अगर आपको प्रेशर झेलना सीखना है तो आप इनकी जो क्रिकेट मैचेस हैं आप उनको देखिए। आपको रियलाइज़ होगा कि एक कैप्टन होते हुए आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक टीम को कैसे लीड करना है, प्रेशर को कैसे झेलना है। ही इज़ द राइट एग्जाम्पल फॉर इट। इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू को। पेज नंबर 1 पर आया है, SpiceJet gets DGCA notice for safety lapses। देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वेडनेसडे को लताड़ लगा दी एक तरीके से स्पाइसजेट के ऊपर, एंड उनको बोल दिया है कि आप फेल हुए हैं सेफ, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड रिलायबल एयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। क्यों? क्योंकि देखने को मिला है कि 8 मिड एयर इंसिडेंट अभी पास्ट 2 मंथ्स में हो गए हैं जहाँ पर लोगों की जान के ऊपर खतरा हो गया है, लोगों को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई है। एंड अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो एयरलाइन है ये प्रॉपर अपने मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। द रेगुलेटर ब्लेम्ड द एयरलाइंस फॉर पुअर सेफ्टी ओवरसाइट। आपने कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करी है लोगों को, ये बोला है इन्होंने। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि पैसेंजर सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। पैसेंजर की जो सेफ्टी है उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट अगर प्रॉब्लम भी आती है तो एयरलाइंस को पूरा ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना होगा एंड उसके ऊपर करेक्टेड मेजर्स लेने होंगे, ऐसे ही चीज़ें बेटर होंगी। एंड फॉल द स्टैंडर्ड्स ड्यू टू पुअर इंटरनल सेफ्टी ओवरसाइट एंड फेलियर टू कैरी आउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। ये कहा है उन्होंने कि स्पाइसजेट ने क्या किया है, अपने इंटरनल सेफ्टी को ध्यान से नहीं देखा है एंड एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को भी ध्यान से नहीं देखा है, एंड दे हैव फेल्ड टू पे द वेंडर्स ऑन टाइम, एंड उनके पास शॉर्टेज ऑफ स्पेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो देखो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020 फॉर्म हुई है। इन्वेस्टिगेट करती है ये एविएशन इंसिडेंट्स को या एक्सीडेंट्स को, मेंटेन करती है रेगुलेशंस को रिलेटेड टू द एविएशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंसिंग पर्टेनिंग टू एविएशन, जैसे कि पीपीएल हो गए, एसपीएल हो गए, सीपीएल हो गए। ठीक है, तो ये सब जो लाइसेंसेज होती हैं ये ही प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA, मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी क्या बात हो रही है कि इसको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जा सकता है, बट अभी के लिए तो हमारे पास यही एज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट ये देखती है, सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स ये देखती है, लाइसेंसिंग टू पायलट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, फ्लाइट इंजीनियर्स, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस एंड चेक फॉर दैट पर्पस। ये सब इनका काम है। तो आप देखिए कितना वाइडर काम है अगर हम एविएशन के मामले में इनका देखें। फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरवर्दीनेस फॉर सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एयरवर्दीनेस टू सच एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, एंड उनको ग्रांट करती है सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करती है, एयरक्राफ्ट को कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रोबेबल ये है कि अच्छे से चल सकता है, बढ़िया से चल सकता है, इनको आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, इनको आप लाइसेंस दो, एंड ये फर्दर कमर्शियली वर्क में आ सकते हैं। तो ये बेसिक काम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। ऑल्सो इन्वेस्टिगेट करती है ये, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसको, जैसे कि अभी यहाँ पर इतने सारे हमें इंसिडेंट देखने को मिल गए, 8 इंसिडेंट्स विद इन 2 मंथ्स स्पाइसजेट से रिलेटेड, एंड वहाँ पर लोगों की जान को खतरा हुआ है। तो इन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई एंड उसके बाद क्या किया, स्पाइसजेट को बोल दिया कि भैया आपको अपना ध्यान से रखना पड़ेगा, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जो एयरक्राफ्ट है उसको नहीं देख रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स को नहीं ले रहे हैं,
एंड एक्सेट्रा, तो ये काम है. एंड ऑल्सो चेक ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ फ्लाइट क्रू एंड अदर ऑपरेशनल पर्सोनल सच एज फ्लाइट डिस्पैचर्स एंड केबिन क्रू एक्सेट्रा. ठीक है, केबिन क्रू वगैरह से भी रिलेटेड ये जो है चीज़ों को देखते हैं. तो ये है अबाउट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. पेज नंबर 1 पे एक और हमें न्यूज़ देखने को मिली है. डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस जो है वो 50 रुपये से बढ़ गया है, यानी महंगाई हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है. जो हम बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है, यहाँ पर भी वो आ गया है. एलपीजी गैस सिलेंडर्स के भी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं. इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो किचन है वो एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये है. एंड प्राइस ऑफ 14.2 kg सिलेंडर 50 रुपये से बढ़ा है. ठीक है, एंड दिस विल कम फ्रॉम इफेक्ट ऑफ जुलाई 6, यानी कल से ये आ गया है इन इफेक्ट. चलिए पेज नंबर 3 पर दिल्ली से हमें रिलेटेड एक न्यूज़ देखने को मिली है कि सिटी टू होस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल. देखो इतनी बड़ी कोई चीज़ हो रही है तो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों हो रही है. अब देखो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है बेसिकली हमारी जो इंडिया की कैपिटल है वो होस्ट करने वाली है अ मंथ लॉन्ग शॉपिंग फेस्टिवल को बिटवीन जनवरी 28 टू फरवरी 26 नेक्स्ट ईयर, यानी 2023 में हमें ये देखने को मिलेगा. द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे. एंड देखो अरविंद केजरीवाल जी ने ये चीज़ बोली कि ये इंडिया का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है. एंड ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड. वो यहाँ पर आएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे वो सामान को ले जा पाएंगे. ये क्या करेगा, टूरिज़्म को बूस्ट करेगा एंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा. उसके बाद ही एडेड दैट मार्केट, शॉप, मॉल हो गए, इनको डेकोरेट किया जाएगा एंड अनमैच डिस्काउंट यहाँ पर मिलेंगे इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल. एंड एग्जीबिशंस होगा गेमिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, आर्टिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आएंगे. एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी होंगी म्यूजिशियंस द्वारा, फिल्म पर्सनैलिटीज़ द्वारा, कॉमेडियंस द्वारा, जिससे हम एंटरटेनमेंट का पूरा सोर्स प्रोवाइड कर सकें. तो ये अगर इंडिया का सबसे बड़ा ऐसा कुछ इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, इंडियाज़ बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा. ये दिल्ली के अंदर होगा. अब देखिए पेज नंबर 6 पर जब हम एडिटोरियल की तरफ मूव ऑन करते हैं, हमारे पास एक एडिटोरियल आया है हेट क्राइम पनिशमेंट. ये जो है ये बेसिकली हेट स्पीच के बेसिस पर आया है. हेट स्पीच का मतलब ये है एब्यूसिव हो या थ्रेटनिंग स्पीच हो, आप राइटिंग के थ्रू या अपने एक्सप्रेशन के थ्रू उसको दिखा रहे हो एंड एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रहे हो. स्पेशली रेस के बेसिस पर हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पर हो सकता है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर हो सकता है. ये सब हेट स्पीच के अंदर आता है. तो इसी से रिलेटेड ये जो हमें पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये देखने को मिला है. एंड यहाँ पर जो नुपुर शर्मा का जो केस है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं बैकग्राउंड लेकर ये जो है हमें देखने को मिला है. यहाँ पर ये बोला गया है कि हेट स्पीच कहीं ना कहीं कम्युनल हेटरेट को लेकर आती है एंड लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा कि ऐसे जो ऑफेंसेस हैं उनको हम क्रिमिनलाइज कर सकें. दो अगर हम हेट स्पीच को देखें तो उसका ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि हमें प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिले, बट उसको हमें क्रिमिनलाइज करना होगा अगर वो क्या कर रही है, वायलेंस को इंसाइट कर रही है या फिर देश की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा कर रही है. एंड देयर मस्ट बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस. अगर वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लॉ को इन्फोर्स आना चाहिए उस चीज़ के लिए. इवन एज देज हीट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, पर फिर भी जो यूनियन एंड स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको ये ध्यान रखना है कि कम्युनल एमिटी बनी रहे. कम्युनल एमिटी का मतलब ये है कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी जो हमारे देश का मेजर कंसेप्ट है, हम प्रियम्बल में भी अपने देखते हैं, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए. यहाँ पर बोला गया है कि जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर जो है वर्डिक्ट देना चाहिए एंड फेयर मैनर पर ये देखना चाहिए कि कोई भी कम्युनिटी है उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको आहत नहीं हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको ये नहीं लगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी फ़ैन नहीं करना चाहिए कम्युनल हेटरेट को या उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो जाए ये ख़त्म हो जाए. तो ये एक आर्टिकल था, हेट स्पीच से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसको डिस्कशन में लिया है. अगला आर्टिकल या अगला एडिटोरियल जो है पेज नंबर 6 पर ही है, वर्ड्स फ्रॉम बैंडोंग टू रिलीफ इन बाली एंड दिल्ली. देखो इसके अंदर जो मेजर एक क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि हाउ कैन इंडिया मैनेज अ केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ऑल द ग्रुपिंग्स. क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डाइवर्स जो ग्रुपिंग है उनमें साइमल्टेनियसली पार्ट लिया है, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, अभी हम G7 को देख रहे थे वो हो गया,
फिर नेटो के बारे में भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली ये समझाया गया कि इस समय इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैंड है वो क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी साइक क्या है, एंड विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमने कैसे अपना स्टैंड लिया है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बताया गया कि ब्रिक्स के अंदर हमने क्या देखा कि जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं चाइना के, उन्होंने क्या कोशिश करी कि वो अपने लेवल पर चीज़ों को संभाल सके एंड अपने जो एजेंडाज हैं उनको सामने रख सके। एंड बोथ मिस्टर जी एंड प्यूतिन जो रशिया के हो गए took aim at unilateral economic sanctions imposed by US and European Union, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बात करी आउटराइटली कि ये सब जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हैं ये सही नहीं है एंड इनको हमें काउंटर करना होगा। एंड ब्रिक्स जो है वहाँ पर हमें देखने को मिला कि इंडिया कहीं ना कहीं सामने आया। डिस्पाइट हैविंग क्लोज रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, फिर भी हमने जो ब्रिक्स है उसको कहीं ना कहीं एज अ इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म लिया है। एंड यहाँ पर बताया गया है कि इंडियाज़ रिफ्यूजल टू शन रशिया an agreement to set aside the 2-year standoff with China's People Liberation Army at the line of actual control in favor of multilateral meetings such as BRICS एंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिला है। हमारी जो थोड़ी बहुत दुश्मनी है, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, थोड़े बहुत जो बीच में आप कह सकते हैं कि मतभेद हो जाते हैं, रशिया के साथ हो गए चाहे या फिर चाइना के साथ हो गए। हमने देखा कि पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो प्रॉब्लम चल रही थी स्पेशली रिलेटेड टू लद्दाख, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बोला गया है। पर उस सबको सेट असाइड रखकर हमने हमारी जो मल्टीलेटरल जो बेसिस है उस लेवल पर हमने चीज़ों को देखा है। मल्टीलेटरल मीटिंग्स को हमने कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया है ब्रिक्स के थ्रू या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इन एडिशन ब्रिक्स क्या क्या लेकर आया, देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया जिसने अबाउट 17 लोन्स अप्रूव किए हैं टोटलिंग $5 बिलियन फॉर रशियाज एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट लेकर आया है वो। ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर सेंट्रल बैंक फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। देखो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमें अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला, रशिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं स्विफ्ट से हमें देखने को मिला कि सिचुएशन वाज नॉट गुड। इसलिए यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो क्या कर रही है, एक ऑल्टरनेटिव लाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर प्यूतिन ने और भी चीज़ें बहुत सारी प्रपोज करी, जैसे कि बास्केट ऑफ करेंसी, जिससे क्या कर सके लोकल करेंसी के अंदर हम डील कर सके एंड हमें और जो फॉरेन जो करेंसीज हैं उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट ना होना पड़े। रशिया ने ऑल्सो कमिट किया कि हम ज़्यादा ऑयल एंड कोल सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे ब्रिक्स नेशन को क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है। अब देखो ब्रिक्स की जब ये सब मीटिंग हुई ना एंड रशिया ने ये सब बातें बोली तो जो वेस्टर्न कंट्री है स्पेशली नेटो कंट्रीज़ हो गए उनका कहीं ना कहीं देखने को मिला कि दे गॉट अलार्म, क्योंकि क्यों नहीं होंगे। यहाँ पे ना हमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। पोलराइजेशन जो है वो इस टाइप का है कि एक तरफ तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, नेटो कंट्रीज़ हो गई, और एक तरफ हो गए रशिया एंड चाइना जो कि अपनी अलग ही कश्ती चला रहे। तो यहाँ पर ये बेसिक है पोलराइजेशन जिसमें इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस एंड वी आर ट्राइंग कि हमारे जो खुद के एजेंडाज हैं, हमारे जो खुद की नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, मल्टीलेटरल लेवल पर हम कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश कर पाएँ। अब देखो G7 कंट्रीज़ में जहाँ पे US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज़ आई हैं, उन्होंने क्या किया, रशिया का जो वॉर हुआ यूक्रेन से उसको टारगेट किया। चाइना जो इकोनॉमिक अग्रेशन अपना लेकर आ रहा है एंड चीज़ों को हड़पने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में बताया। तो G7 में क्या हुआ, आउटराइटली बहुत सारी बातें हुई, पर हमने क्या किया, अपने आप को रिस्ट्रेन किया इन बातों में कहीं भी इंडल्ज करने से, क्योंकि हमें पता है कि हमारा चाइना के साथ भी हमें थोड़ा सा अपना कोऑर्डिनेशन बनाना है एंड रशिया के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना है अगर हमें एशिया का जो रीजन है वो पीसफुली चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने रेजिलिएंट डेमोक्रेसी जो है एंड क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है, सिर्फ उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमने बात करी एंड वी साइंड इट, ठीक है। तो हमने डिवॉइड किया है उन सब चीज़ों से जहाँ से हमें लग रहा है कि हमें फ़ायदा नहीं होगा एंड हमने डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करी है। पहले तो ब्रिक्स हो गया, देखो कंप्लीटली डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड आप G7 को देखिए, ये वेस्टर्न वर्ल्ड्स की हो गई एंड जो ब्रिक्स हैं वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा कि एशिया का रीजन ज़्यादा है। अब देखो फिर नेटो की मीटिंग अभी हुई, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि आउटराइटली बताया गया कि नेटो इज़ कमिटेड कि वो रशिया की जो अग्रेशन है उसके अगेंस्ट खड़ा हो सके एंड चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर कर सके, अपने इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड वैल्यूज़ को सामने रख सके, ठीक है। लॉन्च हमें देखने को मिला इंडो पैसिफिक कोलिशन का, या जिसको पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक भी कहते हैं, एंड US, UK
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ठीक है। इन एडिशन जो हमें पिछले साल देखने को मिला ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ठीक है, ये सब जो ग्रुपिंग है हमें देखने को मिल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, ये अपनी जो मिलिट्री अलायंस है उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपने आप को ट्रेड लेवल पर भी ये बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेजर क्या चीज़ है, मेजर ये कि पोलराइजेशन हो रहा है एंड इंडिया कैसे फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया ने ज्वाइन किया है चाइना को एज ग्लोबल इकोनॉमीज दैट हैव मोस्ट इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ रशियन ऑयल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चाइना एज वेल एज रशिया के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कंटिन्यू रखा है फर्टिलाइजर, सीमेंट या अदर कॉमोडिटीज़ रशिया से मंगवाना एंड चाइना के साथ भी हम ग्लोबली अपनी जो टाइज हैं उनको फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंडली, इंडिया इज़ वर्किंग टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस परचेजेस फ्रॉम रशिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हाईली एडवांस्ड हैं उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्वाड ग्रुपिंग जो हो गई या यूएस हो गया, हम उसके साथ अपने रिलेशनशिप बिगाड़े ना, हम इंडो पैसिफिक रीजन पे भी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। मल्टीलेटरल स्टेज पे अगर हम देखें तो इंडिया रिमेन्स अ बैलेंसिंग वॉइस इन द रूम। बैलेंस कर रहे हैं हम, हमारा मेन काम क्या है, बैलेंस करने का एंड अपना काम निकालने का। इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट वुड बी बेटर सर्व, देखो लास्ट में इसमें एक तरीके से कंक्लूजन के रूप में बोला गया है कि इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलेंगे, सर्व होंगे, पूरे हो पाएंगे जब हम लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने एसोसिएशन को बढ़ाएं। फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अफ्रीका, गल्फ टू साउथ एशिया एंड टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, हु कैनॉट अफोर्ड दी हॉस्टिलिटीज़, ऐसी कंट्रीज जो कि हमारे जैसा स्टैंड रखना चाह रही हैं, जो नहीं चाह रही किसी टाइप का वॉर हो एंड उनको दिक्कत हो, उनके साथ हमें अलायंस बनाना चाहिए। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी जैसी डेवलपिंग है या फिर वेल ऑफ नहीं है या फिर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उनके भी अपने खुद के इंटरेस्ट है, हमारे भी इंटरेस्ट है, हमें पता है हमारी प्रायोरिटी है हमारी खुद की कंट्री, तो ये यहाँ पर चीज़ बोली गई है। एंड इस चीज़ को बोलते समय 1955 का समय भी याद किया गया है जब हमने हमारे लिए स्टैंड लिया था नैम के थ्रू, नॉन अलाइंड मूवमेंट के थ्रू। नैम को अभी हम डिस्कशन में ले लेंगे। लास्ट में यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज़ द टाइम टू रीथिंक इंडियाज़ रोल इन ग्रोइंग दी अनअलाइंड एरिया, ठीक है। हमें क्या करना होगा, जो अनअलाइंड एरिया है उन पर भी ध्यान देना होगा एंड ब्रिंग करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस्ड वे को, जो कि कहीं ना कहीं नेहरू जी भी बोलते थे कि बैलेंस फॉर्म करो, पोलराइजेशन में मत जाओ, किसी भी एक गुट के साथ आप खड़े मत हो, आप कोशिश करो कि सबके साथ आपके कॉर्डियल रिलेशन हो एंड सबके साथ आप बेटर टाइज को फॉर्म कर पाओ, ठीक है। इसी नोट पर हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को देख लेते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम एंड ये उस टाइम पर हुआ था जब हमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा था, यूएस एज वेल एज सोवियत यूनियन, ठीक है। ये हमें दो गुट देखने को मिल रहे थे। उस टाइम पर हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, इट वॉज फाउंडेड एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, इनकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमें बिलग्रेड देखने को मिलती है, इसलिए उसको बिलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। 1961 के अंदर ये हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया एंड घना, इंडोनेशिया, ठीक है। ये सब कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी लीडरशिप में ये हुई थी। द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज inaugurated in Havana Declaration of 1979 to ensure the national independence, sovereignty, territorial integrity and security of non-aligned countries। हमें क्या करना है, अपने नेशनल इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना है, सोवरेनिटी का कि हम डिसीजन ले पाएँ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एंड सिक्योरिटी अपनी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बेसिस पर ये चीज़ आई थी एंड ये क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमें स्ट्रगल देखने को मिल रहा था इम्पेरियलिज्म से रिलेटेड, कॉलोनलिज्म, न्यो कॉलोनलिज्म, रेसिज्म, ठीक है। ये सब कुछ हमने एक इतिहास देखा है लंबा जहाँ पे वी वर इन अ कॉलोनियल रूल। तो नैम जैसी जो सिचुएशन है वो हमारे लिए लाना वॉज रियली इंपॉर्टेंट। हम नहीं चाहते थे कि हम एक कॉलोनियल रूल से बाहर निकले एंड फिर हम पोलराइज वर्ल्ड में फिर से चले जाएं, जो कि एक टाइप का सॉफ्ट कॉलोनियल रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। NAM has sought to create an independent path in the world politics that would not result in the member state becoming pawns in the struggle between the major powers। NAM ने क्या किया है, जो मेजर पावर्स हैं हम उनके पॉन बन के ना रह जाएं, उनके स्लेव बन के ना रह जाएं, या फिर वो जैसा हमको बोल रहे हैं वैसा ना करें, ठीक है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं एश्योर रखा है एंड बोला है कि हम अपना इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग NAM एंड जवाहरलाल नेहरू के जो पंचशील प्रिंसिपल है उनके ऊपर बेस्ड था नॉन अलाइंड मूवमेंट।
पेज नंबर 7 पर हमें देखने को मिला इंडिया EU ग्लोबल डायनामिक्स। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जब कार्बन न्यूट्रलिटी की बात होती है तो जो EU है वो कोशिश कर रहा है कि वो वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा बन जाए गुट जो कि जिसने कार्बन न्यूट्रल रीजन इन द वर्ल्ड बाय 250 कहीं ना कहीं अचीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसके लिए बहुत सारे इंटरवेंशंस, बहुत सारे जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं उनको लेकर आ रहा है एंड इंडिया भी जो अपने कमिटमेंट्स हैं उनको पूरे करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो यहाँ पर आर्टिकल में ये बताया गया, उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो फिट फॉर 55 पैकेज लेकर आया जो कि एक कम्युनिकेशन है ऑफ इट्स 2030 क्लाइमेट टारगेट। फिर वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी लेकर आए हैं जो कि एक कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है प्रपोज फॉर इम्पोर्ट्स इनटू द EU। यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या करो, टैक्स करो इम्पोर्टेड गुड्स को बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन कार्बन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड गुड्स। आप उसके बेसिस पर क्या करो, उनको टैक्स करो। अब देखो यहीं पर इंडिया एंड EU की रिलेशनशिप की बात करी गई है। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया एंड EU का जो हेल्दी ट्रेड रिलेशनशिप है उसको फिर से फॉर्म करने की बात करी जा रही है। बीच में हमें देखने को मिला कि वो रुक गया, बट अभी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक की बात चल रही है। EU क्या है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वेयर एज इंडिया इज़ EU's 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एंड हमारा जो ट्रेड होता है ना, इंडिया एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 14% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स टू EU। एंड यहाँ पर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि टेक्सटाइल हो गए, फार्मा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर एग्री कल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम हो गया। ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो है हमें जो एक्सपोर्ट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला गया है कि अभी क्या है, इंडिया एंड EU जो है वो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अपने जो है डेवलपमेंट्स उनको लेकर आ रहा है। एंड अभी तो हमें देखने को मिला कि जो फर्स्ट मीटिंग है वो हुई थी, बट आगे आगे और भी जो डेवलपमेंट है वो होगी। एंड देखो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि इंडिया एज वेल एज यूरोपियन यूनियन, हम दोनों ही कमिटेड हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। हम कस्टमाइज कर रहे हैं पार्टनरशिप को एंड म्यूचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि जैसे अभी हमने CBAM के बारे में बात करी, तो यूरोपियन यूनियन जो है CBAM के अंदर उन्हें टैक्स नहीं करना चाहिए इंडिया को एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स को। एंड इंडिया एंड EU कैन कॉपरेट बेटर बाय इन्वेस्टिंग इन क्लीनर एंड ग्रीनर टेक्नोलॉजीज इन इंडिया एंड हेल्प द क्लीनिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देनी चाहिए एंड एक विन विन सिचुएशन लानी चाहिए। विन विन सिचुएशन का मतलब ये है कि इंडिया भी खुश एंड यूरोपियन यूनियन भी खुश। ठीक है, देखो अगर किसी भी बेसिस पर कॉपरेशन हो रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो खुश रहें। एंड मल्टीलेटरल लेवल पर अगर हम देखते हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, हमने कल भी बात करी थी कि सबके अपने खुद के एजेंडाज होते हैं, अपने खुद के फ़ायदे होते हैं। कोई ये नहीं चाहेगा कि वो कॉपरेशन में आए एंड दूसरे इंसान को ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, अब जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, उसी में ही देख लो आप कि क्या कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि फ़ायदा हो जाए। चाइना अपनी जो रीच है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है हमारी इकोनॉमी कुछ मदद हो जाएगी। तो इट्स ऑलवेज म्यूचुअल इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। पेज नंबर 7 पर ही हमें एक डेटा पॉइंट के थ्रू एक ग्राफिकल वे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग है बेसिकली उसके बारे में बात करी गई है एंड बोला गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया 5th, उसके अंदर ये बताया गया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनका जो यूजेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है एंड फैमिली प्लानिंग के ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं। द यूज़ ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाइड स्प्रेड हो गया है। 97% ऑफ द वुमेन नो अबाउट इट एंड 97.5% ऑफ द मेन नो अबाउट एटलीस्ट वन मॉडर्न मेथड। एंड स्टिल हमें देखने को मिलता है कि जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा आती है एंड वुमेन का जो स्टेरिलाइजेशन है वो ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है एंड अलार्मली बोला जा रहा है कि ये ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन के ऊपर इसका जो बर्डन है वो आना चाहिए। फर्दर द नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ नॉट फुल्ली ब्रिजिंग द गैप इन वुमेन्स फैमिली प्लानिंग नीड। ठीक है, तो हमें क्या है, अभी भी जो अवेयरनेस है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है एंड फैमिली प्लानिंग को अगर हमें कहीं ना कहीं अच्छे से देखना है तो ज़रूरी है कि वुमेन एज वेल एज जो मेल है, ठीक है, दोनों को ही एक साथ कहीं ना कहीं कॉपरेट करना होगा एंड दे हैव टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड दे हैव टू बी अवेयर ऑफ द मेथड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिकल वे में बताया गया है मेन एंड वुमेन। ठीक है, इनका बताया गया है कि अवेयरनेस ऑफ सेलेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग
मेन एंड वुमेन कैसा चल रहा है, बोथ जेंडर्स नॉलेजेबल अबाउट फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड कॉन्डम विद मोर देन 85% ऑफ देम बीइंग अवेयर ऑफ द टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफिकल एक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ट्यूबिकटॉमी एंड वैजेक्टॉमी से रिलेटेड है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि ये ट्यूबिकटॉमी एंड वैजेक्टॉमी क्या होता है। देखो वैजेक्टॉमी पहले तो दोनों ही मेथड जो है वो एक तरीके के स्टेरिलाइजेशन के मेथड है जिसके थ्रू जो बर्थ कंट्रोल है उसको रोका जा सकता है। वैजेक्टोमी की अगर हम बात करें तो वो मेल से रिलेटेड होता है, वेरस ट्यूबिकटॉमी इज रिलेटेड टू फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं कि ट्यूबिकटॉमी फीमेल से रिलेटेड है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द फेलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद अगर हम वैजेक्टॉमी की बात करें तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ द वैज डेवरस इज रिमूव्ड या फिर उसको टाई कर दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसेशन ऑन द स्क्रोटम विच इज़ द मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड अगर हम ट्यूबिकटॉमी की बात करें तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसको टाई कर दिया जाता है एक स्मॉल इंसेशन के थ्रू या फिर एक कट के थ्रू इन दी एब्डोमेन या फिर इन दी वजाइना। एंड मेल्स बॉडी continues to produce sperm, बट ये देखने को मिलता है कि it doesn't get ejaculated, whereas when we talk about female, जो एग होते हैं इट कीप्स अवे फ्रॉम द यूट्रस साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जहाँ पर जो साइट है फर्टिलाइजेशन का यूट्रस तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, एग्स नहीं पहुँच पाते हैं। एंड ये दोनों मेथड हैं जिसके थ्रू जो बर्थ कंट्रोल है वो हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी ट्यूबिकटॉमी इज़ मोर लाइकली टू हैपन एज कम्पेयर टू वैजेक्टॉमी अगर हम इन ग्राफ देखें। एंड यहाँ देखने को मिल रहा है, देखो थर्ड वाले में, द चार्ट शोज टोटल डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग अमंग मैरिड वुमेन in India, though the demand has increased from 66% in 2015-16 to 76% in 2019-2021. Almost 24% of the women still do not deem family planning a necessary. ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीड टू लिमिट चाइल्ड बियरिंग मीट, ठीक है, यहाँ पे 57% है। फिर नो डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग अगर हम देखें 24% है, जैसे कि हमने अभी बात करी। तो ये ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये जो ग्राफ्स होते हैं ना डेटा पॉइंट के अंदर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर पढ़ा करो, इनसे अवेयरनेस क्रिएट होती है एंड ऑल्सो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलती हैं। चलिए टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। आर्टिकल है द न्यू रूल्स टू कीप एडवर्टाइजमेंट इन चेक। हुआ क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रिसेंटली गाइडलाइंस जो है उन्हें इशू किया है जिससे प्रिवेंट किया जा सके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कि वो सर्कुलेट हो जाए लोगों के बीच में। गाइडलाइंस जो हैं दे आर पाथ ब्रेकिंग बिकॉज दे फिल सिग्निफिकेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन गैप्स वाइल एक्सप्रेसिटली आउटलाइनिंग एडवर्टाइजर ड्यूटीज़। ये क्या करता है गाइडलाइंस के अंदर हमें देखने को मिला है कि बेसिकली उनको ये बोला गया है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया गया है एंड जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लेकर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बताया गया है कि उनको ऐसा नहीं करना है एंड उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं कि आपको ये चीज़ें जो हैं इनको फॉलो करना है। ऐसे ही आप किसी एडवर्टाइजमेंट को थ्रू एक फेयर मैनर में लोगों के सामने लेकर आ पाओगे। एडवर्टाइजमेंट वैलिड माना जाएगा अगर वो ट्रू या ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है गुड्स का, या फिर एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, एक्यूरेटली चीज़ों को बता रहा है। पर अगर वो मिसलीड कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाएगा एंड उसको बैन कर दिया जाएगा। इन अ प्रोमिनेंट मूव, एडवर्टाइजमेंट दैट कंडोन, एनकरेज, इंस्पायर और अनरीजनेबली एम्यूलेट बिहेवियर दैट कुड बी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन और टेक एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रंस इनएक्सपीरियंस, क्रूडिलिटी और सेंस ऑफ लॉयल्टी एक्सेट्रा हैव बीन प्रोहिबिटेड। कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि एनकरेज करेगा या इंस्पायर करेगा ऐसी चीज़ों को जो कि बच्चों के लिए ख़तरा हो सकती हैं, उसको हटा दिया जाएगा, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इन गाइडलाइंस के थ्रू ये बोला गया है कि डिस्क्लेमर लेकर आओ एडवर्टाइजमेंट्स के सामने, क्लैरिफाई अ क्लेम मेड इन सच एडवर्टाइजमेंट और मेक क्वालिफिकेशन और रिजॉल्व एम्बिग्विटीज देयरिन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सच क्लेम इन फर्दर डिटेल। क्या करो, आप प्रॉपर डिस्क्लेमर दो, क्लैरिफाई करो कि ये एडवर्टीजमेंट किस बेसिस पर है। अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट किसी गुड का देखने को मिलेगा उसके बारे में भी बताओ, जैसे कि सिगरेट्स के बारे में होता है, पहले ही बता दिया जाता है कि धूम्रपान करोगे तो आपके लंग्स को हानि हो सकती है ना, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप कोई एडवर्टीजमेंट को लेकर आते हो तो आप नीचे डिस्क्लेमर ज़रूर डालो। मोर ओवर यहाँ पे बोला गया है कि द एडवर्टाइजर मस्ट नॉट attempt to hide material information with respect to any claim। material information को उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। the omission or absence of which is likely to make advertisement deceptive or conceal its
कमर्शियल इंटेंट। ऐसा नहीं है कि वो एडिशन या एब्सेंस या ओमिशन कर दें। एंड क्यों करेंगे वो ऐसा, बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करो, जिससे जो एडवर्टीजमेंट है वो कहीं ना कहीं रुके नहीं, वो ऐसा नहीं लगे कि वो मिसलीडिंग है या फिर उसका जो कमर्शियल पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। द गाइडलाइंस रिक्वायर दैट द डिस्क्लेमर मस्ट बी विजिबल टू द नॉर्मल साइटेड पर्सन। ऐसा नहीं हो कि जल्दी से बस बोल दिया जाए और उसके बाद पता ही नहीं चले कि अरे बोला क्या। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से समझ आना चाहिए, दिखने में होना चाहिए, उसी को एक वैलिड एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा एंड वो ही कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन है उसको ध्यान में रख पाएगा। गाइडलाइंस ने ऑल्सो प्रपोज किया है कि दे विल इम्पोज ड्यूटीज़ ऑन द मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी to not claim and make comparison in an advertisement which relate to matters of objectively ascertainable facts। ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी अगर वो मिसलीडिंग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी कि वो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, स्पेसिफिकली यहाँ पर ये बोला गया। ठीक है, एंड मोर ओवर द एडवर्टाइजमेंट मस्ट नॉट बी फ्रेम टू गेन द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड नॉट टू अब्यूज द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर और एक्सप्लॉइट देयर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। देखो जैसे बच्चे हो गए, बच्चों के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो एडवर्टीजमेंट को देखेंगे एंड सोचेंगे कि अरे ये तो चीज़ अच्छी है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जो एडवर्टाइज़र है उनको देखना पड़ेगा कि वो अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं लोगों की ट्रस्ट को एंड ऑल्सो उनके इन एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो ये जो गाइडलाइंस हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी लेकर आया है एंड इसके बहुत बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर है उनके प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाएगा। ऑल्सो बच्चे हो गए या वल्नरेबल सेक्शन हो गए, उनको देखने को मिलेगा हमें कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, एक और हमें देखने को मिला अंडरस्टैंडिंग द ऑल टाइम हाई इन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। पेज नंबर 9 पर ये आया है कि हुआ क्या है कि हमने पहले भी कवर किया है कि जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा बढ़ रहा है, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, वेरएज हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंड इसका रीज़न डोमेस्टिक तो है ही, बट हमें ग्लोबल रीज़न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड जिसके अंदर अगर आप देखो, बड़ा सही आर्टिकल था, द चैज़्म बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ वाइडन्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में हमें देखने को मिला है। एंड द क्यूमुलेटेड ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हिटिंग $70 बिलियन, ट्रांसलेटिंग इनटू एन एवरेज ऑफ $23.3 बिलियन अ मंथ। ठीक है, वाइल हमें इसके रीजंस देखने को मिले हैं कि रशिया एंड यूक्रेन का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो एक बड़ा रीज़न है। हमें कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, ऐसा भी बोला जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन बिल्कुल सामने है, यूएस तक में हमें देखने को मिल रहा है कि कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, एंड इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो हैम्पर हो गया एंड देयरफॉर हमें हमारी कंट्री के अंदर भी जो सिचुएशन है वो ऐसी देखने को मिल रही है। इंडिया इज़ नॉट अलोन एज सुपर एक्सपोर्टर, जर्मनी रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट ट्रेड डेफिसिट इन 30 ईयर्स दिस मे। ठीक है, तो इंडिया अकेला नहीं है, जर्मनी जो कि एक एक ट्रेड कंट्री है, 30 ईयर्स में पहली बार उन्होंने ट्रेड डेफिसिट देखा है मई के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लोबली सिचुएशन है उसकी वजह से कितना ज़्यादा हैम्पर हो रही है। इंडियाज़ एक्सपोर्ट हैव मॉडरेटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, May and June clocking upstick of 20.6% and 16.8% respectively, slowing from 30.7% rise in April। ठीक है, तो हमें एक स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड ड्राइविंग फोर्स अगर हम देखा जाए इम्पोर्ट या फिर डेंटिंग एक्सपोर्ट्स का, तो वो है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो, उसके बाद जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो, फिर उसके बाद जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। वीकनेस सीन इन एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल हो गए, फार्मास्यूटिकल, कॉटन यार्ड, प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत दी है। वाइल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स वर स्टिल अप अ शार्प 98% फ्रॉम जून 2021, दे वर $0.7 बिलियन लोअर देन मई 2022 लेवल। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक, राइस रिमेन हेल्दी। ठीक है, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं इन द सेकेंड सक्सेसिव मंथ इन द जून। अब देखो इम्पोर्ट ऑन द हैंड हैव लिटरली बीन फ्यूल्ड बाय एनर्जी सोर्सेज, ऑयल हो गया, कोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि इन दोनों का जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी हमें जो सिचुएशन है वो अलग देखने को मिली है। नॉन ऑयल की अगर हम बात करें या नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, या जिनको हम कोर इम्पोर्ट्स भी कहते हैं, वो भी ग्रो हुई हैं बाय रोबस्ट 31.7% इन द जून। ठीक है, स्पर्ड बाय हायर इनफ्लोज ऑफ प्लास्टिक, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है लास्ट में कि विद सेवरल डेवलप्ड इकोनॉमीज एक्सपेक्टेड टू फॉल इनटू रिसेशन द डिप इन एक्सपोर्ट्स कुड एसेलरेट इन कमिंग मंथ्स। अभी जितना है उससे भी ज़्यादा डिप हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन कहीं ना कहीं आ रहा है। फ्रेश टैक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए हैं वो भी क्या करेंगे, वीकन करेंगे आउटबाउंड वैल्यूज़ को। एंड फर्दर इंडियन एपिटाइट फॉर गोल्ड में नॉट बी डेंटेड मच बाय हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लेविड बाय द सेंटर लास्ट वीक। ठीक है, अभी क्या हो गया, गोल्ड पे भी हमने देखा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, तो उसकी भी सिचुएशन अलग चल रही है। तो मेजरली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ग्लोबल सिनेरियो है उसकी वजह से इंडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेड डेफिसिट हमारा कैसे वाइडेंट हो गया है वो बताया गया है। मेजर रीज़न साइट करे गए हैं जो कि ज़्यादातर इंटरनेशनल हैं अगर हम बेसिस पर देखें। ठीक है, तो यही हमें इसके अंदर देखने को मिला। पेज नंबर 12 पर आया है एमएसपी शुड कंटिन्यू टिल मार्केट्स बिकम एफिशिएंट। नीति आयोग मेंबर रमेश चंद्र ने ये चीज़ बोली है वेडनेसडे को कि एमएसपी जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को, फार्मर्स को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एंड ये देखती है कि जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव रहे एंड एफिशिएंट रहे। ठीक है, अब देखो ये बात करी गई है तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसपी क्या है, रेट है एट विच गवर्नमेंट जो है वो परचेज करते हैं क्रॉप्स को फ्रॉम द फार्मर्स and is based on the calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers। तो उनको बेसिकली फ़ायदा देने की प्रोवाइड करी जाती है, एक हेल्प एक तरीके से दी जाती है एंड ये एक तरीके का मिनिमम प्राइस है। ठीक है, इसलिए इसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं फॉर एनी क्रॉप जो कि गवर्नमेंट कंसिडर करती है एज रिम्यूनरेटिव फॉर द फार्मर्स हैज़ डिजर्विंग ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें लिए हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जिसको हम CACP कहते हैं, वो रिकमेंड करती है एमएसपी को फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड अगर हम, ये तो हो गया देखो एमएसपी का, पर अगर हम शुगर केन से रिलेटेड देखें तो हमें फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस देखने को मिलता है, दैट इज़ FRP। CACP जो है वो अटैच्ड ऑफिस है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड मैंडेटेड क्रॉप जो हैं, ये जो हैं क्रॉप्स, इसके अंदर खारिफ क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, ऑल्सो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इन एडिशन एमएसपी के अंदर तोरिया हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, ठीक है, ये सब भी आते हैं, रेपवीड, मस्टर्ड, कोपरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंडिया जो है, इंडियन एक्सप्रेस जो है उसके अंदर एक्सप्लेन पेज के अंदर ये बताया गया था कि एमएसपी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया था कि सेंटर फिक्सेस एमएसपी फॉर एवरी खारिफ एंड रबी क्रॉपिंग सीजन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, जैसे कि हमने बात करी। एंड इसके अंदर ना कुछ कॉस्ट को देखा जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, जो कि एक्सप्लिसिट हो सकते हैं एज वेल एज अनपेड हो सकते हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहले आता है A2 के अंदर पेड आउट कॉस्ट होंगे डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर्स कैश के थ्रू या फिर काइंड के थ्रू, जैसे कि सीड के ऊपर पैसा लगाया, फर्टिलाइज़र के ऊपर लगाया, पेस्टिसाइड के ऊपर लगाया, या किसी को हायर किया लेबर को, या लीज्ड इन लैंड हो गया, ठीक है, फ्यूल इरिगेशन हो गया। ठीक है, ये सब A2 के अंदर आता है। फिर A2 एंड FL को अगर हम देखें तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो है, प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। ठीक है, अनपेड फैमिली लेबर है उनका जो वैल्यू है उसको इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद C2 की अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर्स इन रेंटल्स, इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट। ठीक है, A2 एंड FL के साथ हमें ये प्लस में देखने को मिलता है कि इसमें रेवेन्यूज फॉरगोन जो कि ओन्ड लैंड के ऊपर है, ठीक है, उसका रेंट हो गया, फिर फिक्स्ड कैपिटल एसेट हो गया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनको देखकर कहीं ना कहीं जो है एमएसपी को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग एमएसपी। मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। RBI इजेज रूल्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लोज। देखो कंडीशन हमें पता है, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है। एंड इस सब कंडीशन में RBI जो है उन्होंने क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज को एंड इंक्लूडिंग अ डबलिंग इन द ओवरसीज बोरोइंग लिमिट फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड रिमूवल ऑफ इंटरेस्ट रेट सीलिंग फॉर NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस फॉरेन करेंसीज डिपॉजिट्स। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, परसिस्टेंट कैपिटल आउटफ्लोज जो है उसके बेसिस पर ये चीज़ ली जा रही है। हमने कल ही बात करी थी कैसे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं हमें देख रहे हैं कि मिल रहे हैं कि वो हमारे देश से जा रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं कि रुपी को देकर कहीं ना कहीं वो डॉलर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग आउटसाइड इंडिया। हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, विच इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। एंड हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। इन सब के बीच में आरबीआई ने सोचा है कि हम बूस्ट करेंगे फॉरेक्स इनफ्लोज को। एंड आरबीआई असर्टेड दैट जो फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, कैपिटल फ्लो हमें बाहर देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है कि हम अपने फॉरेक्स जो रिजर्व है उसके ऊपर ध्यान दें। एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। इससे क्या होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे अगर हम अपने फॉरेक्स को बेटर रख पाएंगे, फलता फूलता देख पाएंगे, ठीक है। एंड ये एफपीआई डेप्ट नॉर्म्स लूजन, ठीक है, एफपीआई के जो नॉर्म्स है उनको भी लूज कर दिया टू एनकरेज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्ट। दी आरबीआई सेट द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर द फुल्ली असेसिबल रूट यानी FAR वुड बी वाइडेंड, उसको वाइडन कर दिया गया जिससे लोग जो है गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सके। विद ऑल न्यू इशुएंस ऑफ G7, ठीक है, G6 यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7 year and 14 year tenor इंक्लूडिंग द करंट इशुएंस ऑफ 7.10% एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आप और चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उसको वाइडर कर दिया जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सके। एंड अभी क्या कर रहा है आरबीआई ऑल्सो टेम्परली डबल द एनुअल लिमिट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिससे जो कॉर्पोरेट्स हैं अगर उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो आगे से जो है वो पैसे भी ले सकते हैं बाहर के थ्रू, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें एक आर्टिकल देखने को मिला। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू लाइक इट। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतनी ही खबरें थी। ऐसे ही हम आपके साथ न्यूज़पेपर को कवर करते रहेंगे। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।